चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन किया गया। वास्तव में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स मानव जीवन के वे मूलभूत अधिकार हैं जो मानव की सर्वोच्चता को प्राप्ति कराने में अत्यंत सहायक हैं और जब कभी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उस उल्लंघन होने के कारण व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता और कार्य के बावजूद भी अपना सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। यही कारण है कि मूल अधिकार के विषय में हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों ने इस बात का प्रावधान किया है कि मौलिक अधिकार मानव जीवन के ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जिनका संरक्षण सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त होगा और किसी भी मूल अधिकार के हनन होने पर वहां रिट लाई जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने आपको कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। आज का जो टॉपिक था लास्ट वीडियो से रिलेटेड है और वो वीडियो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार से संबंधित था और इस मूल अधिकार का आपने अब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अध्ययन किया और जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का आपने अध्ययन किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से अवश्य आते हैं। हमने पूरे कंसेप्ट के साथ आपको इस पर चर्चा की, परंतु आज इसके पार्ट 4 के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रभाव को और अधिक प्रभावी और व्यापक रूप देने का प्रयास किया गया है और इसे किस तरह से प्रभावी रूप में लागू किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और जो प्राय एक प्रश्न आता रहता है, निश्चित रूप से आज का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अंतिम भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक बात मित्रों मैं और कहूंगा कि आपको ये वीडियो स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पे जो जा रहा है, इसकी गति में एक सप्ताह के अंदर काफी तीव्रता आएगी और आपके परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के जितना यथासंभव जानकारियां प्राप्त होगी सभी कुछ अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। अतः आप सभी से एक बार फिर ये निवेदन है कि यदि आप में जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या आपके जो मित्र अभी नहीं कर पाए हैं, वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रत्येक वीडियो समय से आपके पास पहुंच सके और तमाम प्रकार की विभिन्न जानकारियां, तमाम प्रकार के विभिन्न विषयों तथा करंट अफेयर आदि की जानकारियां इससे दी जाएगी। आज का जो पार्ट 4 के अंतर्गत हम आएंगे शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार आपको ये नाम से लग सकता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसको मूल अधिकार देने का क्या जरूरत थी। मित्रों, वास्तव में शिक्षा और संस्कृति, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर
that is especially for minority classes. That is especially for minority classes. भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत में हिंदू वर्ग बहुसंख्यक वर्ग के श्रेणी में आता है, परंतु भारत में अनेक वर्ग के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि। तो इन सारे धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक साहित्यों आदि के लिए, उसके विकास के लिए एक शिक्षा के द्वारा, चूंकि शिक्षा जो समस्त प्रकार के ज्ञान का आधार है, एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरी टाइप ऑफ द नॉलेज। शिक्षा जो मानवीय जीवन के सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है, और भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक साहित्य, धर्म ग्रंथों या अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए इससे सहायता ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 21, 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंतर्गत इसका विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटीज क्लास, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है। मित्रों, एक बात आपको याद करना चाहिए कि there is no any fixed definition in Indian Constitution that what is the meaning of minority classes. अल्पसंख्यक वर्ग की क्या परिभाषा है, संविधान में इसका स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। बट एक संप्रदाय या धर्म के आधार पर जब किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय की संख्या का अनुपात कम होता है, तो उस राज्य या सरकार के द्वारा उस धर्म या संप्रदाय को अल्पसंख्यक संप्रदाय के रूप में दर्जा दिया जाता है, जिससे उस राज्य के उस संप्रदाय के व्यक्ति को शासन या सरकार के द्वारा कुछ विशेष रियायतें या सहायता आदि दी जा सकती है। आपको मित्रों मैंने प्रियम्बल या प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया था कि 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो भारत में सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी वर्गों को समान रूप से विकास या लोक कल्याण की विकासवादी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो पिछला लास्ट वीडियो था, जिसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 to 28 तक, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को प्रमाणित करता है कि भारत का अपना कोई इंडिविजुअल रिलीजन नहीं होगा, परंतु भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोगों को, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को, जिनकी अपनी अलग अलग पद्धतियां हैं, पूजा पाठ हैं, रीत रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वेशभूषा है, आचार व्यवहार है, उसको वो लागू कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। परंतु देश की एकता, देश की अखंडता, लोक स्वास्थ्य आदि के हित में, देश की संप्रभुता आदि के हित में इसे
किया जा सकता है। आपको याद हो मौलिक अधिकार पार्ट 1 में मैंने एक वर्ड यूज किया था, याद कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इन एब्सोल्यूट फॉर्म। संविधान के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, कोई भी मूल अधिकार निरपेक्ष रूप से प्राप्त नहीं है, कोई भी मूल अधिकार निरपेक्ष रूप से नहीं दिया गया है, अर्थात आवश्यकता और परिस्थिति के आधार पर उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अंतर्गत भारत में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग के हों, तो भारत में 2 प्रकार से माइनॉरिटीज क्लास का डिक्लेरेशन किया जाता है। ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा 2 प्रकार से है, एक लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, और दूसरा लिपि के आधार पर। भाषा और लिपि के आधार पर यदि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है तो उसे अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि सभी धर्म के लोग अपनी भाषाओं की जो लिपियां हैं, जैसे इस समय हम लोग हिंदी की जो नागरी लिपि, हिंदी भाषा की जो नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो उन लिपियों को बनाए रखने का अधिकार है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान और भी है कि भारत में किसी भी शिक्षा संस्था में जो राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित है, जो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जो राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, ऐसी किसी भी शिक्षा संस्था में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का पक्षपात, द्वेष, ईर्ष्या नहीं की जा सकती। वह भारत का जो नागरिक है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मूल का है, किस भाषा का है, इस आधार पर किसी भी प्रकार से उसे प्रवेश आदि से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आर्टिकल 29 के अंतर्गत आपने देखा कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। वह उन्हें अपने मैनेज की व्यवस्था के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं और किसी भी सरकारी संस्था, विद्यालय, शैक्षिक संस्था आदि में, या जो वित्त पोषित गवर्नमेंट संस्था है, उसमें धर्म, भाषा या वंश आदि के आधार पर किसी को प्रवेश आदि से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा मित्रों, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान पर हम आते हैं, जो आप अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देख रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए परीक्षा के अकॉर्डिंग। परीक्षा में ये प्राय प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल 30, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 30 क्या है, इस पर मैं पहले संक्षेप में प्रकाश डाल दूं कि वास्तव में इस भाषा का विकास शिक्षा संस्था के ही द्वारा होगा। इसीलिए भारत में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है, जिससे वे अपने संस्कृति और भाषा का विकास कर सकें और उनको प्रशासन करने का भी अधिकार प्राप्त है। उनको प्रशासन करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 30 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसा कि हमने उल्लेख किया कि भारत में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने में और उन शिक्षा संस्थाओं को मैनेज करने में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनको मैनेज करना या प्रशासन करना, और प्रशासन करने का जो भी माइनॉरिटी क्लास है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उस अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है मित्रों। जैसे मैंने कहा, हर एक धर्म की अपनी अपनी भाषा ग्रंथ है और उसको आगे विकास के लिए सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो याद करिए, दो प्रकार से यहाँ डिफाइन किया गया है, धर्म और भाषा। इसको आपको याद करना होगा। चाहे वो किसी भी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हो या किसी लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हो, तो भाषा या लिपि के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है तो उस किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जो भारत का नागरिक है वह अपनी इच्छा से किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है। वह शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षा दे सकता है जिससे उसके धार्मिक क्रियाकलाप का संचालन निर्बाध रूप से संचालित हो और उसका आसानी से सरलता से विकास हो। यद्यपि इस संबंध में समय समय पर न्यायालय में कोई केस भी आए, जैसे केरल शिक्षा विधेयक 1967 में सेंट स्टीफन कॉलेज के मामले में, केरल शिक्षा विधेयक 1967 में एंड सेंट स्टीफन कॉलेज से संबंधित विवाद में न्यायालय ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त है, वह अपने प्रवेश आदि के संबंध में बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि वो उनके दिशा निर्देश का पालन कर सकते हैं, परंतु उनके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। या इस तरह से और भी कुछ मामले हैं। तो उन मामलों में जैसे एक केस और है टीएम राय, जिसमें टीएम राय फाउंडेशन वर्सेस स्टेट मामले में सन 2000 में एक केस आया था, जिसमें न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं के संबंध में भाषा के आधार पर या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक कौन है इसका निर्णय लेने का अधिकार राज्य को दिया है, जिसके अंतर्गत वह इस संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। दूसरा, परंतु ये चीज और महत्वपूर्ण है कि जिन शिक्षा संस्थाओं को, जो शिक्षा संस्थाएं राज्य के द्वारा वित्त पोषित नहीं है, जो किसी न्यास या ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं, ऐसे शिक्षा संस्थाओं में यदि आवश्यक है तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं। परंतु जिन शिक्षण संस्थाओं को राज्य से सहायता प्राप्त है वहां पर आप किसी प्रकार के धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते। दूसरा, ट्रस्ट के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं प्रवेश आदि के संबंध में, योग्यता और पात्रता के संबंध में भी वे मानक निश्चित करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार मित्रों, भारत में सभी अल्पसंख्यक वर्ग की कोई डेफिनेशन नहीं है, परंतु एक वर्ग की अपेक्षा जब दूसरा वर्ग संख्या के अनुपातिक रूप से कम होता है उसे हम माइनॉरिटी क्लास के रूप में लेते हैं और शासन या सरकार के द्वारा उसके लिए कुछ विशेष रियायतें और सहायता का भी प्रावधान करते हैं जो उसके मूल अधिकार का द्योतक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। शिक्षा ही समस्त प्रकार के ज्ञान का आधार है और संस्कृति जो मानवीय सभ्यता के विकास के क्रम का द्योतक है, और यदि ये एक शिक्षा और संस्कृति मिलाकर यह एक मानवीय मूल्य के विकास का प्रतीक है। यह मानवीय मूल्य के विकास का, मूल्यों का विकास का प्रतीक है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने मौलिक विकास की रचना को प्रकट करने में सफल हो सकता है। अब आते हैं मित्रों, जिसका उल्लेख हमने पहले आपसे किया था उसके संबंध में कि
आज अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 जिसका उल्लेख हमने पहले किया था कि वर्तमान में संपत्ति के अर्जन के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसको आज दोहरा देते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रख लीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31। परंतु आज इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। और इसमें था क्या? इसमें संपत्ति के अर्जन या प्राप्ति का अधिकार था। पहले व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार का चाहे जितना भी संपत्ति अर्जित कर सकता था। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था। परंतु जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। और अब जो संपत्ति का अधिकार और 31 में एक फंडामेंटल राइट्स था, अब ये फंडामेंटल राइट्स ना होकर एक विधिक अधिकार, लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त किया, एक कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया। और इसे हम संविधान के आर्टिकल 300A में स्थापित किया। मित्रों, इसका अर्थ होता है कि मूल अधिकार और कानूनी या विधिक अधिकार that they are very different nature। मूल अधिकार व्यक्ति के वे मूलभूत अधिकार हैं जिसको समान प्रक्रिया से ना तो समाप्त किया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। परंतु जब इसे कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है तो संसद अपनी विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसको संशोधित या समाप्त भी कर सकता है। अतः किसी के संपत्ति को शासन या सरकार लोक कल्याण के हित के लिए अर्जित कर सकता है, हस्तगत कर सकता है, उसका उचित मुआवजा आदि देकर। तो इस तरह से यह एक विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आजकल सड़क है, सीवर है, नहर है, जल है, विद्युत है, संचार है, इसके लिए अनेक प्रकार के हमें तमाम संपत्ति की आवश्यकताएं होती हैं। और इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह इसके संबंध में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो है आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसको याद करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी। वह है आर्टिकल 32। आप जानते हैं मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है। और इस प्रावधान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद ये बात प्रश्न उठाया था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा है, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए खुद ये कहा था कि नो डाउट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कोई दूसरा प्रावधान नहीं है बल्कि यह है क्या है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम ये अध्ययन करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको कई प्रकार से महत्वपूर्ण बातों का बल दिया गया है।
तो इसके अंतर्गत वास्तव में कि यदि भारत में किसी सामान्य अधिकार का हनन होता है तो उस सामान्य अधिकार के लिए, यदि सामान्य अधिकार जैसे कि हमने अधिकार का हनन इसको हम कह सकते हैं, तो इसकी सुनवाई सबसे पहले लोअर कोर्ट में होती है। लेकिन यदि किसी मूल अधिकार का हनन होता है, यदि किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी समाज के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो वह सीधे या तो हाई कोर्ट जा सकता है, वह हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 226 के अंतर्गत, या वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत। कितना महत्वपूर्ण प्रावधान है, सामान्य अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन पर सुनवाई पहले लोअर कोर्ट में होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगी, अधीनस्थ न्यायालय में होगी, परंतु मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर ये सीधे या तो हाई कोर्ट में जाएगा या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इन दोनों जगहों पर 5 प्रकार से रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इन 5 प्रकार के रिट के द्वारा इनके अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, ये बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन 5 प्रकार के रिटों को हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहला है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से ही लग रहा है किसी व्यक्ति को बिना अपराध के यदि प्रत्यक्षीकरण निरुद्ध कर लिया गया है। दूसरा है मैंडेमस या परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, जैसे कि सबसे ही लग रहा है किसी कार्य को करने से मना किया जाता है। चौथा है सर्टिरी, और जिसे कहेंगे उत्प्रेषण। और 5वां है कोवर्टो या अधिकार परीक्षा, इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार से रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है, परंतु इनका नेचर अलग अलग है। और इनके अलग अलग नेचर के आधार पर इनके अलग अलग, इसको पहले याद कर लीजिए, ये 5 प्रकार के रिट कब निकाले जाते हैं, याद करिए, जब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसके संरक्षण सीधे न्यायालय से प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 5 प्रकार के रिट निकाले जा सकते हैं, और यदि आप चाहें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से रिट निकाले जा सकते हैं। परंतु इन दोनों स्थितियों में 5 प्रकार से रिट निकाले जाते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट तब जारी होता है जब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के विरुद्ध अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इस बंदी किए गए व्यक्ति को आदेश जारी करता है न्यायालय। हैबियस कॉर्पस रिट जारी करके ये बताता है कि उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति को ऑन पेपर नहीं, ऑन बॉडी, शरीर के साथ, वह व्यक्ति जहां है जैसे है उसको शरीर के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट, एक चीज और याद करिए, यह सरकारी व्यक्तियों के लिए भी है और गैर सरकारी व्यक्ति को लिए भी है। तो चाहे सरकारी क्षेत्र का हो या गैर सरकारी क्षेत्र का हो, प्रशासनिक हो या न्यायालय के द्वारा हो, सभी के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी करके व्यक्ति के जीवन और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा, परमादेश मैंडेमस नामक रिट तब जारी किया जाता है। मैंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परम आदेश, परम धन आदेश, परमादेश,
यह शासन या सरकार के कार्य के लिए है, गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। और जब कोई शासन या सरकार का व्यक्ति अपने पद के दायित्व के विपरीत या उसे अलग कोई कार्य करता है या कर्तव्य नहीं पालन करता है, तो उसके लिए शासन या सरकार को न्यायालय परमादेश रिट जारी कर सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यहाँ मैं दो चीजों को क्लियर कर दूं, प्राय बच्चों की एक समस्या आती है। वास्तव में प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ये रिट जो है ये न्यायिक कार्य के लिए है, इसको याद कर लीजिए आप। ये दोनों रिट ओनली फॉर जुडिशियल वर्क, यह केवल न्यायिक कार्य में यूज होगा, यह प्रशासनिक कार्य के लिए नहीं होगा और गैर सरकारी कार्य के लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रतिषेध नामक लेख में न्यायालय ये निर्णय अपने निर्णय में ये कहता है, और याद करिए इसमें आदेश दिया जाता है, इसमें निर्देश दिया जाता है, और हम ये जानते हैं आदेश और निर्देश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी अपर कोर्ट के द्वारा, यानी अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है। तो यदि हाई कोर्ट देगा तो लोअर कोर्ट को देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा तो हाई कोर्ट को देगा। क्या दिया जाता है? हाई कोर्ट प्रतिषेध नामक रिट में जो कार्रवाइयां जहां चल रही है उसको वहीं पर रोकने के लिए, मना करने के लिए, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना, परंतु सर्टेरी उत्प्रेषण से संबंध क्या है? उत्प्रेषित करना, मंगा लेना। इसमें अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से संबंधित उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, और इसका मेजर डिफरेंट क्या है? प्रतिषेध नामक लेख तब जारी किया जाता है व्हेन द केस इज अंडर ट्रायल, जब कोई मुकदमा केस अभी डिसीजन नहीं दिया गया है, अंडर ट्रायल में चल रहा है, तो प्रतिषेध नामक लेख जारी होगा। और उत्प्रेषण जब उस मुकदमे का निर्णय आ चुका होता है। और लास्ट है को वारंट टू अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है पूछना, अधिकार से तात्पर्य किस अधिकार के तहत। यदि कोई यह भी लेख केवल प्रशासनिक क्षेत्र के लिए जारी किया जाएगा, और इस लेख में इस बात पर बल दिया जाता है यदि कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके कार्य क्षेत्राधिकार के बाहर होता है, जिसे सामान्य शब्दों में हम कहते हैं कि किस अधिकार के तहत आपने ऐसा कार्य किया, यानी जो उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा का हनन कर रहा है, तो ऐसे में अपर कोर्ट लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट उस कर्मचारी के लिए आदेश निर्गत करता है कि और उसे पूछता है किस अधिकार के तहत आपने ऐसा किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इन पांचों प्रकार के रिटों के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण, सुरक्षा और विकास के बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लेख किया गया है। एक चीज और मित्रों, जो आप अत्यंत सरलता से इसको समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सेना के क्षेत्र के लिए, जो शासकीय कर्मचारियों आदि के लिए कुछ हद तक सीमित हैं, जिनका पालन किसी भी प्रकार से करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 के अंतर्गत कुछ रिस्ट्रिक्टेड लगाए गए हैं कि वे कौन से ऐसी प्रक्रिया है जो सेना विधि आदि के संदर्भ में सीमित रूप में ही लागू किया जा सकता है, या उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मित्रों, सेना के जवानों को बहुत सारे सेंसिटिव चीजें और गोपनीय चीजें भी रहती हैं। देश की सुरक्षा और व्यवस्था के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो अपने तमाम कुछ मौलिक अधिकारों को प्रयोग सामान्य रूप से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वास्तव में मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत था, यह एक परीक्षा के संदर्भित अति महत्वपूर्ण लेसन था। निश्चित रूप से इस लेसन को आप कम से कम 2 बार सारे टॉपिक को रिवीजन करिएगा। इसके बावजूद भी जब हम इसका पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के रूप में लाएंगे, तब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करेंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु उसके पहले इसके संपूर्ण कॉन्सेप्ट को आप 2 बार दोहरा लीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आने वाले सारे वीडियोस आपके पास इमीडिएट पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। इसलिए तुरंत इमीडिएट सब्सक्राइब कर लें। और कई महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड होने के लिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर इसमें बड़ी तीव्रता और तेजी आएगी, और इसके साथ साथ इसको हम यही समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों को भी सूचित कर दें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।